Good evening everybody and welcome to Creatrix channel my dear friends. We are live here with another lecture of power system. और बच्चों आपको दिख रहा है आज क्या कवर करने वाले हैं. We are going to cover HVDC. तो बच्चों आज HVDC कवर करने वाले हैं और इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि HVDC सिस्टम क्या होता है, कैसे ऑपरेट करता है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, क्या सिस्टम की कंस्ट्रक्शन है, एक एक एलिमेंट लगा है तो क्यों लगा है, ये सारी बातें बच्चों आपके लिए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इन दिस लेक्चर HVDC. तो बच्चों अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक पहले दबा दो, बहुत मजा आने वाला है. स्टोरी भी आपके साथ एक शेयर करने वाला हूं तो लाइक सब लोग हिट कर दें और बेटा शेयर जरूर करना. सभी बच्चा पार्टी शेयर करेगी, एक एक बच्चे के साथ शेयर करोगे. कॉलेज वाले स्टूडेंट स्पेशली अपने कॉलेज के ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर करने वाले हैं क्योंकि बेटा इस सेमेस्टर में आपके पावर सिस्टम भी होगा और सेमेस्टर में भी हेल्प आउट करेगा एंड साइड बाय साइड बेटा गेट और ईएससी में रैंक भी आपको दिलवा के रहेगा. तो जब इतनी मजेदार वीडियो आने वाली है तो बेटा शेयर और लाइक तो बनता है, ठीक है. और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एंड में यार कमेंट करके जाना कि क्या लगा, कैसा लगा, बढ़िया लगा कि नहीं लगा. तो एंड तक वेट करो, अगर मजा आया तो कमेंट जरूर करना. और आप जानते हो हमारी वीडियो का पैटर्न कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल सॉल्व 3 क्वेश्चंस जिसमें कि आपको टाइमर मिलता है और उसके अंदर आपको करेक्ट आंसर करने होते हैं. तो वही बच्चा करेक्ट आंसर दे पाएगा जो इस सेशन को पूरा अटेंड करेगा. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड डियर फ्रेंड्स. So let me first introduce myself, my dear friend. My name is Ankit Goyal. I got IR1 twice in GATE. In 2014 and 18, I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes. And my dear friends, presently I am working as a director at an academy for GATE department. But बच्चों ये सब क्रेडेंशियल अपनी जगह हैं. आपको पता है मैटर क्या करता है? मैटर करता है इंटेंट और कंटेंट. तो बेटा यहां इंटेंट भी बेस्ट है और कंटेंट भी बेस्ट है. इंटेंट कैसे बेस्ट है? आप लोगों को रैंक दिलवाना है, आप लोगों का सपना पूरा करना है, आपके माँ बाप का सपना पूरा करना है कि मेरा एक एक बच्चा सक्सेसफुल होगा लाइफ में, चाहे गेट में, चाहे ईएस में, चाहे स्टेट पीएसयू में, कहीं भी जाए बच्चा लेकिन सक्सेसफुल होगा, लाइफ में आगे बढ़ेगा और अपने परिवार को, अपनी लाइफ को आगे लेके जाएगा. और इसी सपने के साथ बेटा दिन रात आपके लिए लेकर के आ रहे हैं न्यू वीडियोस और आपके लिए लेकर के आ रहे हैं बेहतरीन फॉर्म में कंटेंट एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो यार अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और मुझसे और सीखना चाहते हो तो यहां पे जरूर जाना tinyurl.com/ankitesc. ये लिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे गेट 2021 देने वाले हैं. क्यों मेरे बच्चों? क्योंकि ये वाला पावर सिस्टम यार कम से कम जनवरी जाएगा. तो जो बच्चे जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो यहां पे पावर सिस्टम के मैंने कुछ टॉपिक्स इसी साल पढ़ा रखे हैं. जैसे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन मैंने कवर कर रखा है और एट प्रेजेंट मैं लोड फ्लो एनालिसिस भी कवर करा रहा हूं. तो बेटा साइड बाय साइड कवर कर सकते हो, डेली एक की जगह 2 घंटा पढ़ सकते हो और आप बेहतरीन वे में दिसंबर के अंदर अपना ये कोर सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो. सो ओनली ऑन tinyurl.com/ankitesc. इसके अलावा बेटा बहुत सारी यहां क्वेश्चन सीरीज मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए. तो प्रैक्टिस अनलिमिटेड हो जाएगी. और एक चीज जान लेना यार कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो अगर आपको गेट की तैयारी करनी है तो बेटा प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहां तो बेटा जो प्रैक्टिस होती है वो वीडियो सोल्यूशन के साथ होती है. इससे बेहतर प्रैक्टिस शायद ही कंट्री में आपको कोई और दे पाए सिवाय अनअकैडमी के. तो यहां पे आपको एक एक क्वेश्चन समझाया जाता है, उसका वीडियो सोल्यूशन कराया जाता है एंड देन यू जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग, यू जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. और बच्चों इतना ही नहीं, आपके लिए हाजिर है इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक जिसके अंदर इस चैनल के सारे लेक्चर्स हैं. सारे लेक्चर चैप्टर बाय चैप्टर, वीडियो बाय वीडियो, पीडीएफ बाय पीडीएफ हमने सारे दे दिए हैं. और अगर आप इस वीडियो बुक को रेफर करते हो तो बेटा इंडिया में कोई और किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी रैंक निकालने के लिए. कभी किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा सर इस सब्जेक्ट की कौन सी किताब पढ़ें, क्योंकि बच्चा यही बोलेगा भैया अंकित सर की वीडियो बुक पढ़ो, उसके अलावा कोई किताब नहीं लगती रैंक लाने के लिए. तो बेटा इतना बेहतरीन कंटेंट, इतना बेहतरीन अरेंजमेंट, जिस चीज के लिए लोग आपसे 30-40 हजार की फीस चार्ज कर लेते हैं वो हम आपको दे रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो बिल्कुल वेट ना करते हुए ये लिंक यार ब्राउजर में डालना. और कोई गधा प्रसाद ये मत पूछना सर लिंक कहां डलता है. लिंक बेटा डलता है ब्राउजर में. सर जी ब्राउजर क्या होता है? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, कोई भी मॉजिला कहीं भी डालो, इसको एड्रेस बार में डाल देना बेटा, पेज खुल जाएगा और इसी तरीके से रास्ता भी खुल जाएगा गेट रैंक का. इसके अलावा देखो जो लोग प्लस पे आते हैं वो जीते हैं मेंटोस जिंदगी. कैसे? क्योंकि उन्हें मिलती है टॉप एजुकेटर की डेली लाइव क्लास, उन्हें मिलते हैं होमवर्क के लिए क्वेश्चंस, उन्हें मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक बैंक, उनका होता है हर संडे क्विज,
उन्हें मिलती है टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डाउट क्लियरिंग। तो बेटा जब इतने सारे फीचर एक साथ जुड़ करके एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं ना, तो एक एवरेज बच्चा भी एक टॉपर बनने का सपना देख पाता है। तो रैंक बेटा आप YouTube से भी ला सकते हो। आई डोंट डिनाई वी आर गिविंग यू द बेस्ट ऑफ द कंटेंट ऑन द YouTube, बट बेटा YouTube पे रैंक लाने के लिए मेहनत ज्यादा लगेगी, और वहीं बेटा अगर आप प्लस पे तैयारी करते हो तो मेहनत कम लगेगी। जैसे ऐसा सोचो कि अगर आप फ्लाइट में बैठे हो तो बस आपको बैठना और आप पहुंच जाओगे, और साइकिल चला के जाओगे तो बेटा खुद ही चलाना पड़ेगा, खुद ही थकोगे। तो YouTube से भी हर वो बच्चा रैंक ला सकता है जो दिन रात एक हो करके मेहनत कर सकता है, वो बहुत बेहतरीन रैंक ला सकता है। और इस ईयर आने वाली है, मैं आपको पहले ही स्पॉइलर दे रहा हूं, मैं ये कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा बेटा, ये स्पॉइलर है, क्योंकि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन प्लस पे से वो बच्चा भी रैंक ला सकता है जो शायद पहले से उतना प्रिपेयर्ड और उतना इंटेलिजेंट नहीं है। और प्लस से भी बढ़िया प्लेटफॉर्म बना दिया भैया अब तो अनअकैडमी ने, दैट इज आइकॉनिक। सर जी आइकॉनिक क्या बेटा? आइकॉनिक वो सब्सक्रिप्शन है जो बच्चे को आइकॉनिक बना सकता है। बच्चा अपनी छाप छोड़ सकता है गेट एग्जाम के अंदर। कैसे? क्योंकि बेटा यहां ना आपके पीछे एक बंदा लगा दिया जाता है डेडिकेटेडली, जिसका काम ये बार बार आपको एक ही चीज याद दिलाना कि भैया मेहनत कर लो, कि भैया मेहनत कर लो, बिना मेहनत के नहीं बढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो अगर आप भी चाहते हो यार आपको इतनी पर्सनलाइज अटेंशन मिले, इतना पर्सनलाइज आपको एक्सपीरियंस मिले, तो बेटा बिल्कुल आइकॉनिक ले लेना। पर्सनल कोच की गाइडेंस में तैयारी करो, जो आपकी एक एक स्ट्रेटेजी बनवाता जाएगा, आपका टाइम टेबल बनवाता जाएगा, शेड्यूल, रूटीन सब बनवाएगा, ठीक है। और हर 2 हफ्ते में आपके साथ एक लाइव वीडियो सेशन करेगा, जहां आपको मोटिवेट भी करेगा, आपकी स्ट्रेटेजी भी बनवाएगा। आपको बेटा अनअकैडमी से स्टडी मटेरियल भी एक्स्ट्रा मिलेगा, और एजुकेटर्स की भी पर्सनल गाइडेंस मिलती है। अभी रिसेंटली मैंने सेशन लिया था गेट 21 और 22 के लिए, अनअकैडमी आइकॉनिक यूजर्स के लिए, जहां उनको पूरा प्लान बताया था हाउ कैन दे प्रोसीड। इसके अलावा बेटा डाउट क्लियरिंग का स्पेशल फीचर मिलता है, जहां आप मैसेज में डाउट डालते हो और विद इन आवर्स आपका डाउट आंसर कर दिया जाता है, क्योंकि बैकएंड पे पूरी की पूरी टीम बैठी है सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स बताने के लिए। तो इतनी प्रिविलेज मिलती है बेटा सिर्फ आइकॉनिक के अंदर, और करना कुछ नहीं है, दोनों में जो चीज पसंद आए कुछ भी मत करना, गेट सब्सक्रिप्शन करके बेटा एक कोड है, एक मंत्रा है सक्सेस का। क्या है वो मंत्रा सक्सेस का? अंकित ESE। ये कोड आपको दिलाता है इमीडिएट 10% डिस्काउंट और गेट में रैंक लाने का एक मौका, गेट में एक टॉपर बनने का मौका। तो बेटा ये कोड मत भूलना, ठीक है। जैसे कहते हैं ना मंत्र का जाप करना, ऐसे ही अंकित ESE कोड का जाप लगा रहना चाहिए, और इससे आगे ही आगे बढ़ते जाओगे मेरे भाई, क्योंकि अंकित ESE के साथ आपको मिलता है 10% डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस। तो देन यू कैन गो अहेड एंड ओनली अहेड। चलिए अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा बहुत बच्चों के लिए जरूरी थी, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं। बट नाउ लेट्स कम टू द ओरिजिनल टॉपिक, HVDC। तो बच्चों आपको यहां HVDC का एक ट्रांसमिशन सिस्टम दिख रहा होगा। इसमें क्या है देखो, जैसे विंड पावर है, विंड हो सकती है, सोलर हो सकती है, यहां पे आपका न्यूक्लियर, थर्मल, कोई भी पावर हो सकती है, उसे हमने ट्रांसमिट किया। फिर हमने AC टू DC कन्वर्टर लगाया। AC टू DC कन्वर्टर को क्या बोलते हैं सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बता सकते हैं, और अब तो बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा कवर करके दिया है बेटा आपको YouTube पे। तो क्या होता है, दिस इज अ रेक्टिफायर। और फिर बेटा HVDC ट्रांसमिशन लाइन देखो, 2 ही वायर दिख रही हैं, क्योंकि एक फॉरवर्ड एक रिटर्न, क्योंकि करंट को क्लोज पाथ के लिए एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न पाथ चाहिए, तो 2 वायर जा रही हैं। और फिर क्या लगा दिया, DC टू AC। अब यार ये भी बता दो DC टू AC कन्वर्टर क्या होता है? ये होता है इन्वर्टर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये होता है इन्वर्टर। तो बेटा यहां से बनाया DC को किया ट्रांसमिट करने के बाद बनाया AC, और वापस आगे AC चला गया। हमारे घर को भी चाहिए AC, जनरेशन भी है AC, तो भैया DC काहे आया, DC क्यों आया? तो ये भी अब आज हम बात करेंगे कि DC क्यों लाना जरूरी था। DC लाना इतना क्या अनिवार्य हो गया, इतना क्या जरूरी हो गया कि हमारा जब जनरेशन और कंजम्पशन AC था, तो बीच का स्टेप DC क्यों बना। ये सारी बातें आप सीखने वाले हो इस लेक्चर के अंदर, और बहुत फन लेक्चर होने वाला है, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। अब सबसे पहले यार, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक कहानी सुनते हैं बेहतरीन 2 साइंटिस्ट की, जो कि शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, एडिसन एंड टेस्ला। ठीक है, टेस्ला को तो इतना तक बोला गया ही इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब चलो कहानी टाइम, स्टोरी टाइम। ठीक है, तो यार देखो, एडिसन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और बहुत अलग अलग इन्वेंशन किए उन्होंने। फोनोग्राफ किया, इसके अलावा
बल्ब का इन्वेंशन किया, ये सारी चीजें एडिसन ने इन्वेंट किया। अब यार एडिसन एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जहां पावर ट्रांसमिशन की बात थी और पावर ट्रांसमिट करने का प्रपोजल था डीसी पे। एडिसन ने जो सिस्टम डिजाइन किया दैट वाज डीसी, सो ही वांटेड द पावर टू ट्रांसमिट एज अ डायरेक्ट करंट। डीसी तो आप लोग समझते होगे यार, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन। अब यार इन्होंने क्या किया ना, सबसे पहले एक मेले में दिखाया बल्ब ही बल्ब जला के। अब भैया दुनिया हो गई चकाचौंध, ये क्या हो रहा है भाई, इतनी रोशनी, इतना ग्लैमर। तो एक फेयर को होस्ट किया, उसके अंदर सारी लाइटिंग हमने की डीसी से। अब यार डीसी में ना एक समस्या खड़ी हो गई। कोई मुझे बता सकता है मेरा बच्चा कि डीसी में क्या समस्या खड़ी हो गई? डीसी में बेटा ये समस्या खड़ी हो गई कि डीसी लंबे डिस्टेंस तक नहीं जा सकी। डीसी जब जब लंबे डिस्टेंस के लिए भेजने की कोशिश की गई बेटा, तारें इतनी गर्म हो गई कि बहुत ज्यादा पावर का लॉस आ गया, बहुत ज्यादा पावर का लॉस आ गया। तो मजबूरन जो पावर स्टेशन है ना, वो लोड से 1 मील तक के डिस्टेंस में ही रखा जा सकता था। इससे ज्यादा दूर रख देने से क्या हो रहा था? लॉसेस आ रहे थे सर, एफिशिएंसी गिर रही थी सर, कॉस्ट वेस्ट हो रही थी। आप जानते हो बेटा पावर की कॉस्ट होती है, बिजली का बिल सबके घर आता है, ठीक है, तो पावर की एक कॉस्टिंग होती है। तो अगर उतनी पावर वेस्ट होगी तो भैया पैसा भी वेस्ट होगा। अब ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि इतना लॉस आ जाए। तो एडिसन को क्या करना था यार, डीसी के सिस्टम्स को इंप्रूव करना था एनी हाउ, ताकि कम लॉसेस के साथ पावर ट्रांसमिट की जा सके। अब टेस्ला भी एक साइंटिस्ट थे, तो टेस्ला एडिसन से जुड़े ट्रैवल करके आए और टेस्ला को यार एक प्रोजेक्ट दिया गया कि यार ये डीसी का ट्रांसमिशन इंप्रूव कर दो। समहाउ हमें डीसी का ट्रांसमिशन ऐसा इंप्रूव करना है कि ये लंबे डिस्टेंस तक जा पाए। अब आप कहोगे सर डीसी में लॉसेस ज्यादा क्यों थे? बेटा देखो, पावर सिस्टम के शुरुआत में ही बताया था, लॉस मिनिमाइज करने के लिए वोल्टेज करनी पड़ती है हाई। अब डीसी में ना ये वोल्टेज को स्टेप अप करने का कोई रास्ता ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था, ठीक है। चलो भाई, तो इस वजह से डीसी में लॉसेस ज्यादा थे। अब टेस्ला ने काम तो करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यार टेस्ला जो था ना, टेस्ला साइंटिस्ट जो थे, ही वॉज अ फर्म बिलीवर इन एसी। वो एसी को बहुत मानते थे, ऑल्टरनेटिंग करंट को। तो यार उन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट को एडवोकेट किया। अब यार एडिसन इतना ज्यादा प्रमोट कर चुके थे डीसी को, इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके थे कि अब वो वापस जाके ये नहीं कह सकते भैया डीसी बेकार है, एसी पे आ जाओ। ना 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 ना, अब बात आ गई इज्जत की। तो यार एडिसन तो माने नहीं, तो टेस्ला ने वहां से जॉब छोड़ दिया एंड ही वांटेड टू डू ऑन हिज ओन। यार अब उन्होंने क्या किया, ऑल्टरनेटिंग करंट पे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड ही केम अप विद द आइडिया ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। और मेरे सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दोस्त ये जरूर जानते होंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर बहुत बड़ा आविष्कार है, बहुत बड़ा इन्वेंशन है और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। अब लेकिन यार टेस्ला के पास पैसा तो नहीं, टेस्ला के पास बैकिंग तो नहीं, तो वो एक बिजनेसमैन के पास गए जो कि रेल कार्स पे काम कर रहे थे, वेस्टिंग हाउस है ना, तो कुछ ऐसा ही नाम था, आई माइट बी रॉन्ग, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बट उनके पास गए। अब इन्होंने क्या किया, टेस्ला ने अपने कुछ पेटेंट, अपने कुछ आविष्कार उन्हें बेच दिए, ठीक है, अब उन्हें बेच दिए। अब क्या था ना, उस समय पे एडिसन का स्ट्रॉन्ग होल्ड था पावर ट्रांसफर में, पावर इंडस्ट्री के अंदर एडिसन का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो जो बिजनेसमैन थे वो भी इस मोनोपोली को तोड़ना चाहते थे एंड ही वेंट विद टेस्ला कि भाई ठीक है, आप एसी का आविष्कार करो, आप एसी ट्रांसमिशन दिखाओ और आई विल इन्वेस्ट इन योर आइडिया, बट उसके लिए काफी सारी चीजें गिव अप करनी पड़ी टेस्ला को। सो ही सैक्रिफाइस सो मच जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, क्योंकि ही न्यू एसी ट्रांसमिशन इज बेटर देन डीसी, ही न्यू एग्जैक्टली दैट। तो भैया अब उन्होंने एसी ट्रांसमिशन करना स्टार्ट किया। अब एसी ट्रांसमिशन उन्होंने ऐसे एरियाज से स्टार्ट किया जहां डीसी पहुंच ही नहीं पाए, जो रिमोट एरियाज थे, देखो वहां डिस्टेंस के कारण डीसी तो नहीं पहुंचता, तो वहां उन्होंने एसी से पावर अप किया, एसी से उन रीजन्स को पावर अप किया। अब यार ये चीज एडिसन को खराब लग गई कि भैया डीसी तो चला नहीं रहे, एसी पे चला रहे हैं। बट क्या होता है ना, एसी वायर जो आपने देखे ना, ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं, दे आर नॉट इंसुलेटेड, वहीं डीसी की वायर आप देखना, दे आर ऑलवेज इंसुलेटेड।
अब इस वजह से वो एसी की वायर्स खतरनाक हो सकती थी, किसी को झटका लग सकता था, देयर वाज नो इंसुलेशन। और एसी इसीलिए भी ज्यादा पॉपुलर हुआ जब हमने ट्रांसफॉर्मर के आइडिया को एक्चुअल डिवाइस में बदल दिया। जब ट्रांसफॉर्मर एक्चुअल एग्जिस्टेंस में आ गया ना बेटा, तो आप वोल्टेज को स्टेप अप कर पाए। जब आप वोल्टेज को स्टेप अप कर पाए तो आप एसी ट्रांसमिशन लंबे डिस्टेंस तक कर सकते थे। अब लेकिन एसी की वायर तो अनइंसुलेटेड थी, एसी की वायर तो अनइंसुलेटेड थी, तो क्या किया ना एडिसन ने, बहुत सारे ये सब जो रोड पे जानवर चलते हैं ना, कुत्ते वगैरह होते हैं, इनको एसी से झटका दिया। इवन उन्होंने इतना तक किया कि किसी एक इंसान को इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया एसी से, सिर्फ ये बताने के लिए कि एसी हानिकारक हो सकता है इंसान की जिंदगी के लिए। और फिर क्या हुआ, टेस्ला ने जहां जहां एसी इंस्टॉल किया वहां कई जगह पुअर इंस्टॉलेशन में गलती होने से भी कुछ हादसे हुए। अब इन चीज को भी एज अ सबूत यूज किया एडिसन ने कि भैया एसी बहुत डेंजरस है, एसी के लिए मत जाओ। तो ही टारगेटेड दैट एसी कि भैया एसी नहीं चलने देंगे। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, क्योंकि टेस्ला के पास भी बैकिंग थी बिजनेसमैन की, तो दे गॉट दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफेयर, जो मैंने शुरू में बताया ना, मेला लगाया था एडिसन ने डीसी पावर से, तो वही आपको मिला, अगला कॉन्ट्रैक्ट मिला टेस्ला को। तो ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग बट विद द हेल्प ऑफ एसी। और तब हमारी पावर अथॉरिटीज को लगा नहीं यार, एसी इज अ बेटर थिंग टू बी डन, और देन वी मूव टू एसी। ठीक है, तो यानी पहले था डीसी, डीसी में डिस्टेंस लिमिटेशन था बिकॉज इट कैन नॉट बी स्टेप्ड अप, तो वहां हमारा उसने रिप्लेस किया एसी ने डीसी को, क्योंकि एसी में ट्रांसफॉर्मर की मदद से वी कुड इजीली स्टेप अप द वोल्टेज। और फिर यार आगे की कहानी तो जानते हो, सिंक्रोनस जनरेटर्स वगैरह, ये सब चीजें आ जाने से क्या हुआ, दैट वी कुड इजीली स्टेप अप ईच एंड एवरी वोल्टेज, वी कुड इजीली यूज द जनरेशन इन एसी, वी कैन यूज द कंजम्पशन इन एसी विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर से एसी कंज्यूम हुआ, जनरेटर से एसी जनरेट हुआ, ट्रांसफॉर्मर से स्टेप अप हुआ, और ऐसे एसी ट्रांसमिशन पूरा पिक्चर में आया। तो ये चीज याद रखना यार, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो तो इतना तो हिस्ट्री पता भी होना चाहिए। मैं खुद हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा फॉलोअर नहीं हूं, लेकिन जब इस तरह की चीजें होती है ना तो सुनने में मजा आता है। और बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे यार, इस पे एक मूवी भी है, देख सकते हो टाइम निकाल के। 21 वाले ना देखें, 2022 वाले देख लें भले ही। तो 2017 में एक मूवी आई थी करंट वॉर करके, तो वो बिल्कुल इन्हीं की स्टोरी पे बेस्ड है, तो देखना जरूर, इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। तो हिस्ट्री पढ़ने के और भी तरीके होते हैं, वाई सम वीडियोज, वाई सम मूवीज, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है बिल्कुल। और बहुत सारे हिस्ट्री के टीचर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, अनअकैडमी पे ही देख लो यार, इतने इतने तगड़े तगड़े टीचर्स हैं कि मैं तो खुद ये सोचता हूं कि शायद मैं अगर कभी, मैं आपको बताऊं, कभी भी मेरी लाइफ में भी एक था कि मेरे फादर चाहते थे मैं यूपीएससी के ले जाऊं, लेकिन यार ये जो है ना हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जीके, ये सब ना अपने बस का रोग है नहीं। बट उस समय पे क्या है ना, ऑनलाइन एजुकेशन इतना पॉपुलर भी नहीं था। अब इंडिया के बेस्ट टीचर्स यार एक जगह पढ़ा रहे हैं ना, तो चीजें ज्यादा इजी हो गई, ज्यादा एक्सेसिबल हो गई, और एक एवरेज बच्चा भी ये सपना देख सकता है, तो फिर मैं तो कर ही सकता हूं उस चीज को परस्यू। लेकिन अब कहां यार, अब आप लोगों के लिए बिजी हो गए, आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं, तो अपने लिए कहां टाइम है। चल, तो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ डीसी से एसी कब गए। अब आगे के चैप्टर में मैं इस पे फोकस करूंगा कि वापस एसी से डीसी क्यों आ गए, वापस एसी से डीसी क्यों आ गए, इस पे आगे बात करेंगे। अब यार देखो, एसी में प्रॉब्लम क्या थी, एसी में आपको प्रॉब्लम क्या थी, लाइन चार्जिंग करंट जो होता है ना, वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो जब बहुत ज्यादा लंबी लेंथ लेते हो तो लाइन चार्जिंग करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा लंबे डिस्टेंसेस पे नहीं जा सकते, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस पे नहीं जा पाओगे। दूसरी बात, जो रिएक्टेंस होती है वो भी लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। डिस्टेंस बढ़ेगा, रिएक्टेंस बढ़ेगी, पीमैक्स घटेगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा देखो, पीमैक्स हमने डिराइव किया था कि आइडियल सिनेरियो में भी क्या होता है, वीएस वीआर बाय एक्स, है ना, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर यार पीमैक्स गिरता है ना, पीमैक्स अगर गिरता है तो स्टेबिलिटी गिरती है। मैंने आपको बताया था ना, स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू पीमैक्स। ये पावर सिस्टम स्टेबिलिटी वाले चैप्टर में भी डिराइव कराऊंगा। तो एक स्टेबिलिटी का और इशू आ गया एसी के अंदर, एसी के अंदर स्टेबिलिटी का इशू आ गया। दूसरी बात, एसी पावर ट्रांसफर की यार एक कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए
कि दोनों एंड पे फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और डीसी में तो फ्रीक्वेंसी होती नहीं, तो डीसी से तो कभी भी आप दो सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो। और आपको पता है इंडिया के अंदर भी पहले जब 4 ग्रिड आपस में कनेक्ट हो गई थी ना, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्टर्न ग्रिड, ये 4 जब कनेक्ट हो गई थी तो सदर्न ग्रिड रह गई थी। अब ये सदर्न ग्रिड कैसे जुड़ी हुई थी? ये जुड़ी हुई थी एचवीडीसी लिंक से। क्यों? क्योंकि ना इसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती थी अपनी बाकी की 4 ग्रिड से, इसकी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं कर पाती थी। तो लेटर ऑन बाद में फ्रीक्वेंसी मैच करा के आई थिंक 2013 के अंदर एक सिंगल पावर ग्रिड बनाया गया है जिसमें हमारी 5 ग्रिड एक साथ कनेक्टेड है। 1 नेशन 1 ग्रिड 1 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारे पावर सिस्टम का नारा था। एक देश में एक ही ग्रिड होगी और एक ही फ्रीक्वेंसी होगी, बट उसके पहले वी वर यूजिंग एचवीडीसी लिंक। तो एचवीडीसी लिंक ना बेटा ये लिमिटेशन हटा देता है कि दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। मेरे बच्चों ये बताओ यहां तक समझ आया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से चैट और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो यार, समझ तो आ रहा है ना, मजा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है और बहुत प्रैक्टिकली ही इसके साथ में डील करने वाला हूं। चल, और यहां देखो एसी दिखा भी रखा है, ये टर्मिनल पलट रहे हैं ना बार बार, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी पलट रहा है, बट जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे करंट उल्टा ही जाएगा। दैट इज एसी। ठीक है, अब यार प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं, तो पहले मैं सिस्टम समझा देता हूं, फिर इसका एक एक एलिमेंट समझाऊंगा। देखो सबसे पहले यार यहां आती है एसी, 3 फेज एसी। अब इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर की मदद से करते हैं स्टेप अप। तो देखो डीसी में यही तो समस्या थी ना कि हाई वोल्टेज पे नहीं जा सकते थे, देयर वाज नो डिवाइस अवेलेबल फॉर स्टेप अप। लेकिन एसी को तो कर सकते हो, तो एसी को पहले किया स्टेप अप, फिर यहां एससीआर वाला रेक्टिफायर लगाया, एससीआर वाला। ये एससीआर वाले रेक्टिफायर ने स्टेप अप किया, सॉरी एसी टू डीसी किया। तो पहले ट्रांसफॉर्मर से स्टेप अप, देन एसी टू डीसी। अब यार एसी टू डीसी करने के बाद हाईली इंडक्टिव लोड बनाते हो ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्यों बनाते हो? ताकि आई नॉट कांस्टेंट रहे। तो यहां ये रिएक्टर लगा, देखो दिख रहा है ऊपर और नीचे रिएक्टर। अब आप कहोगे सर ये 2 बक्से क्यों दिखाए हैं, इस पे अभी आता हूं। ये 2 रेक्टिफायर हैं जो साथ में कनेक्टेड हैं 6-6 पल्स के। तो 6-6 पल्स के रेक्टिफायर का मिला के क्या बनता है? 12 पल्स। क्या बनता है? 12 पल्स। इसीलिए देखो एक तो स्टार स्टार है, एक स्टार डेल्टा है। इन दोनों के बीच में मेरे भाई यहां ना 30 डिग्री का शिफ्ट है, क्योंकि 6 पल्स से 12 पल्स जाने के लिए 30 डिग्री का शिफ्ट होना जरूरी है। आप कहोगे सर क्यों? ऐसे सोचो 6 पल्स का पीरियड कितना होता है? 60 डिग्री होता है। 360 डिग्री में अगर बेटा 6 पल्स आ रही हैं तो एक पल्स का ड्यूरेशन कितना है? 60 डिग्री। अब अगर आपको 12 पल्स बनानी है तो आप पीरियड के आधे से शिफ्टिंग दे दो, यानी पीरियड 60 है तो 30 डिग्री का शिफ्ट दे दो। ऐसे ही सोचो, देखो सिंगल पल्स कन्वर्टर होता है नहीं, हाफ वेव रेक्टिफायर, उससे फुल वेव पे कैसे जाते हो? उसके लिए 2 डिवाइसेस आप यूज करते हो जो कि आपस में 180 डिग्री शिफ्टेड रहे। ठीक है, तो सिंगल पल्स रेक्टिफायर का पीरियड क्या होता है? 360। तो अगर आप 180 की शिफ्टिंग दे दो ऐसे 2 सिंगल पल्स रेक्टिफायर में, तो यू विल गेट अ 2 पल्स कन्वर्टर और अ फुल वेव रेक्टिफायर। यार थोड़ा सा ना विजुअलाइज करना, एक 1 पल्स रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर से फुल वेव पे कैसे जाते हो? 2 डायोड का यूज करके ना फुल वेव रेक्टिफायर बन जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं 2 हाफ वेव रेक्टिफायर से एक फुल वेव रेक्टिफायर बनता है, बट दोनों हाफ वेव रेक्टिफायर्स के अंदर शिफ्टिंग होनी चाहिए 180 डिग्री की। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ? पीरियड बाय 2 की शिफ्टिंग। तो सेम चीज मैंने बोला 6 पल्स से 12 पल्स जाने के लिए 30 डिग्री का शिफ्ट चाहिए। बट ये सब बातें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। अब ये डीसी रिएक्टर किस लिए आ गया? करंट को फ्लैट करने के लिए। फिर ये क्या आया? ये फिल्टर आ गया। ये क्या आ गया भैया? ये फिल्टर आ गया हार्मोनिक्स हटाने के लिए। ठीक है, फिर डीसी सर्ज कैपेसिटर की सर्जेस अगर आएंगे तो ये रेक्टिफायर में ना जाए, सर्ज ऐसे नीचे निकल जाए। और फिर ये आगे क्या आ गई? डीसी लाइन। ऐसे ही दूसरे एंड पे क्या होगा? जैसे इधर रेक्टिफायर है तो बेटा दूसरे एंड पे होगा इन्वर्टर। तो एकदम सेम सिस्टम ना दोनों जगह लगा होता है। सेम सिस्टम सेंडिंग और रिसीविंग दोनों एंड पे लगा होता है। तो इसके एक एक एलिमेंट की बात करते चलते हैं। सबसे पहले कन्वर्टर। तो
तो यार देखो दो कन्वर्टर यूज करने पड़ते हैं, सेंडिंग एंड पे रेक्टिफायर और रिसीविंग एंड पे इन्वर्टर। रेक्टिफायर का सिंबल होता है थायरिस्टर पॉइंटिंग अपवर्ड्स, इन्वर्टर का सिंबल होता है थायरिस्टर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। अब यहां ना नॉर्मल इन्वर्टर नहीं है जो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हो, यहां इन्वर्टर होता है लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर। अब जितने बच्चों ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रीड किया है दे वुड नो कि लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर क्या चीज होती है। दैट इज अ रेक्टिफायर बीइंग ऑपरेटेड एज एन इन्वर्टर। तो बेटा ये भी एक्चुअल में रेक्टिफायर ही है, तो ये लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर है। अब आप जानते होगे लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर कैसे बनता है, जब रेक्टिफायर का फायरिंग एंगल 90 से ऊपर रखते हैं, और जब रेक्टिफायर का फायरिंग एंगल 90 से नीचे रखते हैं तो वो रेक्टिफायर का काम करता है। 90 से ऊपर इन्वर्टर और 90 से नीचे रेक्टिफायर। तो मैंने देखो यही लिखा है कि रेक्टिफायर का फायरिंग एंगल 0 से 90 होता है और इन्वर्टर का फायरिंग एंगल 90 से 180। और मैंने ये भी लिखा है कि 12 पल्स कन्वर्टर का यूज करते हैं रिपल कम करने के लिए। अब आप कहोगे सर रिपल कैसे कम होता है? यार देखो जितनी छोटी पल्स होती है ना उतना कम उसके अंदर फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। 12 पल्स अगर लगाओगे तो उसके अंदर हार्मोनिक्स कम आएंगे, इसी को 24 पल्स कर देते तो और कम आ जाते, लेकिन यार 24 पल्स करने के लिए 12-12 वाले 2 लगते, तो यानी कॉस्टिंग भी तो बढ़ती जा रही है, कॉस्टिंग भी तो बढ़ती जा रही है। 1 पल्स वाले 2 लगाते हो तो 2 पल्स बनता है, 3 पल्स वाले 2 लगाते हो तो 6 पल्स बनता है, 6 पल्स वाले 2 लगाओगे तो 12 पल्स बनेगा। तो कहां तक कॉस्ट बढ़ाओगे? तो कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा कॉस्ट में और क्वालिटी में, ठीक है, समझ रहे हो ना। और ये चीज यार देखो लाइफ में हर जगह है ना, बहुत क्वालिटी, बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिल रहा होगा मार्केट में, बट अगर उसे अपन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो देन वी हैव टू गो फॉर लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव विच माइट नॉट बी एज हाई क्वालिटी एज प्रीवियस वन वाज। समझ रहे हो? तो थोड़ा सस्ते वाली आइटम उठानी पड़ेगी, भले ही क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, हम अपने बजट के ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो सेम चीज यार पावर सिस्टम में भी है, एक बजट है ना यार, एक कॉस्टिंग है, क्योंकि बजट बढ़ गया तो आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा। आप कहोगे भैया 12 पल्स दो या 24 पल्स, मेरी जेब क्यों खाली कर रहे हो, 6 ही दे दो, मेरा और खर्चा कम करा दो। समझ रहे हो? तो कॉम्प्रोमाइज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब यार देखो हार्मोनिक्स जो बनते हैं ना, एसी साइड पे ऑर्डर होता है NP+-1 एसी साइड पे, और आप जानते हो रेक्टिफायर में एसी साइड पे कौन से हार्मोनिक्स आते हैं भाई? बहुत अच्छे से मेरे सभी बच्चे जानते हैं जिन्होंने मुझसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, सर इसमें आते हैं करंट हार्मोनिक्स। ऐसे ही ना बेटा डीसी साइड पे आते हैं वोल्टेज हार्मोनिक्स। डीसी साइड पे ऑर्डर होता है NP, यहां आते हैं करंट वोल्टेज हार्मोनिक, ठीक है भाई। अब ये हार्मोनिक्स को कम करने के लिए यार यूज किया जाता है फिल्टर्स का। हार्मोनिक्स को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं? फिल्टर्स का, जो इन हार्मोनिक को सिस्टम से हटा सके, जो इन हार्मोनिक्स को सिस्टम से हटा सके। तो एसी फिल्टर क्या करेगा? एसी साइड पे जो करंट हार्मोनिक है उसे हटाएगा। डीसी फिल्टर क्या करेगा? डीसी साइड पे जो वोल्टेज हार्मोनिक है उन्हें हटाएगा। तो दोनों साइड पे फिल्टर लगता है। देखो ये रहा डीसी फिल्टर और बेटा ये रहा आपका एसी फिल्टर, ठीक है। दिस इज योर एसी फिल्टर। क्लियर हुआ? तो डीसी और एसी दोनों फिल्टर हम लोग यूज करते हैं। डीसी फिल्टर डीसी साइड पे और एसी फिल्टर एसी साइड पे। इज दैट क्लियर? अब देखो यार स्मूथिंग रिएक्टर का क्या काम है? ये जो है ना डीसी रिएक्टर, इसको स्मूथिंग रिएक्टर भी कहते हैं। मैंने बताया ना जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हाईली इंडक्टिव लोड होता है तो वो क्या करता है? वो I0 को कांस्टेंट कर देता है। सेम चीज है ये स्मूथिंग रिएक्टर। ये हाईली इंडक्टिव लोड बना रहा है आपका और ये I0 को क्या कर दे रहा है? कांस्टेंट। इट मेक्स द वैल्यू ऑफ I0 कांस्टेंट, ठीक है। अब स्टैटिक VAR कंपेंसेटर, यार एक बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए, चाहे रेक्टिफायर हो चाहे इन्वर्टर्स हो, इनका पावर फैक्टर कभी यूनिटी नहीं होता। रेक्टिफायर का जो पावर फैक्टर है, रेक्टिफायर का जो पावर फैक्टर है, देखो ये जो HVDC और FACTS है ना, ये दोनों टॉपिक आपके किससे रिलेटेड है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। रेक्टिफायर का जो यार पावर फैक्टर होता है ना वो हमेशा लैगिंग होता है
और इन्वर्टर का जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग होता है। दोनों को रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप कहोगे सर रिएक्टिव पावर क्यों चाहिए, तो बेटा ये मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बात की थी, यहां हार्मोनिक्स के कारण पावर फैक्टर कभी भी यूनिटी नहीं आता है, तो इनको रिएक्टिव पावर चाहिए। अब यार वो रिएक्टिव पावर डीसी साइड से थोड़ी मिल सकती है, वो रिएक्टिव पावर कहां से मिलेगी, एसी साइड से। अब अगर वो रिएक्टिव पावर का मैं यूज करना चाहता हूं तो मुझे एसी साइड से खींचनी पड़ेगी। एसी साइड से अगर भैया पावर खींच ली तो क्या होगा, एसी साइड से जितना रिएक्टिव पावर खींचोगे उतना एसी साइड का पावर फैक्टर बर्बाद होगा, उतना ही एसी साइड का पावर फैक्टर खराब हो जाएगा। अगर बेटा एसी साइड का पावर फैक्टर गिरा तो ये हमारे सिस्टम के लिए, ये हमारी सप्लाई के लिए एक अच्छी बात नहीं होगी। इट इज नॉट गुड एट ऑल, इट इज नॉट गुड एट ऑल, एंड दैट इज वाई एसी साइड पे लगता है स्टैटिक वीएआर कंपेंसेटर। यहां पे दिखाया कंपेंसेटर, नहीं दिखा रखा, चलो हम दिखा देते हैं। तो यहां पे क्या लगेगा, SVC। स्टैटिक का मतलब है इट डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट, ठीक है। तो ये मैंने यहां पे दिखाया भी है, कैपेसिटर बैंक कुछ इस टाइप का होता है, दिस इज द टाइप ऑफ अ कैपेसिटर बैंक। तो इसका यूज करके आप पावर फैक्टर को इंप्रूव कर रहे हो। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप ये कह रहे हो रेक्टिफायर या इन्वर्टर को जो रिएक्टिव पावर चाहिए वो सिस्टम ना दे बल्कि हमारा कंपेंसेटर दे दे। तो अगर वो रिएक्टिव पावर बेटा एक कंपेंसेटर ने दे दी तो हमारा काम हो गया, हमारा काम आराम से बन जाएगा, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको एसी साइड पे लगा देते हैं। अब डीसी लिंक करंट पे आते हैं। तो देखो मैंने आपको पार्ट सारे एक्सप्लेन कर दिए, एसी फिल्टर, डीसी फिल्टर, एसवीसी, स्मूथिंग रिएक्टर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, सारे पार्ट हम लोग देख चुके हैं। अब यार देखो यहां पे क्या होता है, ये वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज V2 है और ये डीसी लिंक का करंट है ID। अब आप क्या कहते हो, अब आप सिंपल ऐसे कहते हो सर कि डीसी लिंक का करंट होगा V1 माइनस V2 बाय R। तो यार हमेशा ये याद रखना, डीसी लिंक करंट ऑलवेज flows from higher voltage to lower voltage। सिंपल है यार डीसी का फंडा, डीसी में हमेशा करंट हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ जाता है। और कहां जाएगा, यहां कोई एंगल तो है नहीं वोल्टेज का, यहां वोल्टेज का कोई फेज तो है नहीं, तो क्या देख लो बस हाई से लो। लेकिन यार देखो एक चीज होती है, एक चीज हमेशा होती है कि जो पावर होती है ना, पावर होती है VI। तो मैं कहता हूं अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो पावर प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब है पावर फ्लोज इन सेम डायरेक्शन एज I। समझ रहे हो, यानी अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है करंट तो पावर भी जा रही है लेफ्ट टू राइट। लेकिन यार अगर वोल्टेज नेगेटिव ले लिया तो पावर प्रोपोर्शनल टू माइनस I। इसका मतलब पावर फ्लोज ऑपोजिट टू I। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं सर, ये बच्चों मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत बार HVDC में ना क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि वोल्टेजेस देके ये पूछ लेगा पावर किस तरफ जा रही है। तो पहले क्या करना, पहले करंट निकालना। करंट कैसे निकालोगे, करंट हमेशा जाएगा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, हाई से लो वोल्टेज। अब वोल्टेज की पोलैरिटी देखना। अब बहुत बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा सर V1 की देखें या V2 की। तो बेटा ऑलवेज एक बात हमेशा याद रखना, ऑलवेज V1 एंड V2 हैव सेम पोलैरिटी, यानी या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव। तो आपको वोल्टेज की पोलैरिटी देखनी है, किसी की भी देख लो, ठीक है, किसी की भी देख लो। अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो आप बोलोगे जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी में पावर जा रही है, यानी हाई से लो वोल्टेज। और अगर वोल्टेज नेगेटिव है तो आप बोलोगे
करंट तो जा रहा है हाई से लो, लेकिन पावर जाएगी लो से हाई। समझ गए? समझ में आया बढ़िया तरीके से? तो ऑलवेज V1 एंड V2 विल हैव द सेम पोलैरिटी। अब देखो HVDC के लिंक कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहला बेटा लिंक होता है मोनोपोलर। मोनोपोलर का मतलब समझो, मोनो माने सिंगल और पोलर माने पोलैरिटी, हैविंग अ सिंगल पोलैरिटी। तो यहां पे क्या होता है ना, यहां दोनों एंड्स के बीच में बस एक ही वायर होती है, बस एक वायर। अब आप कहोगे सर सिर्फ एक वायर क्यों? अभी तो आपने बताया था एक फॉरवर्ड होता है और एक रिटर्न होता है। तो बेटा यहां पे ना ग्राउंड इज यूज्ड एज अ रिटर्न पाथ। ग्राउंड इज बेसिकली यूज्ड एज अ रिटर्न पाथ। तो मैंने आपको यार एक चीज समझाई थी कि कभी भी एसी में ग्राउंड को रिटर्न की तरह यूज नहीं करते, क्योंकि अर्थ की इंपीडेंस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यार अर्थ का ना रेडियस, अर्थ का रेडियस ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में। अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। तो अर्थ का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 होता है। ठीक है? तो अर्थ कैन बी यूज्ड एज रिटर्न पाथ इन डीसी। ठीक है? एसी में नहीं यूज होता, लेकिन डीसी में बेटा इट कैन बी यूज्ड एज रिटर्न पाथ इन डीसी। ठीक है? तो डीसी में रिटर्न पाथ का काम भी करेगा। तो यहां पे एक कंडक्टर रहेगा और अर्थ क्या रहेगा? रिटर्न पाथ। अब इस कंडक्टर की पोलैरिटी ना अक्सर नेगेटिव रखी जाती है। अब आप कहोगे सर नेगेटिव क्यों? नेगेटिव से ना कोरोना कम होता है। आप कहोगे सर कैसे? क्योंकि देखो नेगेटिव पोलैरिटी है तो इसके अराउंड जो भी आयनाइज्ड चार्जेस हैं, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, यानी उन्हें कंडक्टर के आजू बाजू इकट्ठा नहीं होने देगा। कंडक्टर के आजू बाजू जब आयनाइज्ड चार्जेस आते हैं वही तो कंडक्शन कराते हैं। लेकिन अगर बेटा इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया, अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स को पास में से हटा दिया, तो फिर क्या होगा? फिर कोरोना कम हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर नेगेटिव पोलैरिटी तो इट रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन अराउंड द कंडक्टर एंड इट डज नॉट लेट द कोरोना डिस्चार्ज फॉर्म अराउंड द कंडक्टर, इसलिए नेगेटिव पोलैरिटी इज प्रेफरेबल। ठीक है? अब आप कहोगे सर आपने एसी में ऐसा क्यों नहीं किया? अरे भाई एसी में वैसे भी हर आधी साइकिल के बाद पोलैरिटी बदलती है, तो पोलैरिटी डज नॉट मेक एनी सेंस। अब बाइपोलर, बाइपोलर में एक्चुअल में दो वायर यूज होती हैं जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, एक फॉरवर्ड और एक बेटा रिटर्न, एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न। ठीक है? तो यहां पे देखो अगर पॉजिटिव पोलैरिटी है, समझो यहां अगर पॉजिटिव पोलैरिटी है तो करंट की डायरेक्शन में ही पावर जाएगी। यहां पे नेगेटिव पोलैरिटी और ये रिटर्न पाथ की तरह यूज हो रहा है, तो करंट तो लेफ्ट आ रहा है लेकिन पावर अभी भी क्या जा रही है? राइट। तो पावर तो राइट ही जानी चाहिए ना, पावर जानी चाहिए सेंडिंग से रिसीविंग, पावर लौट के थोड़ी आनी चाहिए, सोर्स से लोड जानी चाहिए पावर। इसलिए एक कंडक्टर को फॉरवर्ड वाले को पॉजिटिव पोलैरिटी पे रखते हैं और रिटर्न वाले को नेगेटिव पोलैरिटी पे रखते हैं। तो एक फॉरवर्ड तो पॉजिटिव पोलैरिटी, दूसरा रिटर्न तो नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है? तो पावर हमारी दोनों ही केस में जा रही है सेंडिंग से रिसीविंग। तो यहां न्यूट्रल पॉइंट्स को ग्राउंड किया है। अब सर ऐसा क्यों किया है? यार देखो अगर एक भी वायर टूट गई ना तो ये मोनोपोलर की तरह काम कर जाएगा। दो में से अगर एक भी वायर आपकी ब्रेक होती है तो इट कैन वर्क एज अ मोनोपोलर लिंक एट हाफ द रेटेड कैपेसिटी। अब आप कहोगे सर कैपेसिटी कैसे आधी हो गई? यार सीधी सी बात है, दो में से एक वायर बची तो कैपेसिटी आधी हो गई, वरना मैथमेटिकली सोचना है तो देखो इसमें भी पावर होगी VI और बेटा इसके अंदर भी पावर होगी VI। तो अब एक ही बचा ना, तो VI रह गई, पहले कितनी होती? 2VI, पहले 2VI होती, अब क्या रह गई? VI। तो आधी कैपेसिटी पे मोनोपोलर की तरह काम कर सकता है एक वायर टूट जाने पे। अगला होता है होमोपोलर। होमो का मतलब होता है सेम, सेम। तो यार ये है तो बाइपोलर की तरह ही, लेकिन यहां ना दोनों कंडक्टर की पोलैरिटी सेम है, यहां दोनों कंडक्टर की पोलैरिटी सेम है। ये बात क्लियर हुई? तो दोनों की पोलैरिटी सेम रखोगे देन इट इज कॉल्ड एज द होमोपोलर।
और यहां दोनों की पोलैरिटी क्या रखी जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव। तो इसमें भी क्या होता है, इफ वन कंडक्टर ब्रेक्स देन इट विल वर्क एज अ मोनोपोलर लिंक। अगर यहां भी एक कंडक्टर ब्रेक हो जाए तो इट विल वर्क एज अ मोनोपोलर लिंक। अब ये तो चमक गया ना यार कि नेगेटिव पोलैरिटी से कोरोना कैसे कम होता है, क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देती है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के चारों तरफ जो आपका कोरोना के लिए चार्जेस आते हैं, दे आर रिमूव्ड, दे आर रिमूव्ड। अब यार एडवांटेजेस क्या हुई एचवीडीसी की? सबसे पहले मेरे भाई, देयर इज नो डिस्टेंस लिमिटेशन, क्योंकि लाइन चार्जिंग करंट क्या होता है, लाइन चार्जिंग करंट होता है ओमेगा सीपीएच वीपीएच। तो डीसी में बेटा ओमेगा रहेगा 0, तो आईसी इज ऑल्सो 0। फिर नो स्किन इफेक्ट। देखो स्किन इफेक्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत डिटेल में एडी करंट से, तो स्किन इफेक्ट नहीं होगा, यानी यहां रेजिस्टेंस थोड़ा कम बनेगा। तो स्किन इफेक्ट ना आने से रेजिस्टेंस इज लेस। फिर देखो यार डीसी के अंदर रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन वाला टॉपिक नहीं आता, क्योंकि डीसी में रिएक्टिव पावर होती ही नहीं है ना, डीसी में कोई रिएक्टिव पावर होती ही नहीं है। तो रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वोल्टेज कंट्रोल के लिए, यानी अगर आपको वोल्टेज भी कंट्रोल करनी है तो देयर इज नो नीड ऑफ रिएक्टिव पावर। सिंपल सा फंडा यार, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कर लो, तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करने से करंट कम होगा, ड्रॉप अपने आप कम आ जाएगा, आपको कोई कंपेंसेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर लेस कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस। तो यार यहां पे आपका रेडियो इंटरफेरेंस कम बनेगा, क्योंकि यहां पे फ्लक्स कम बनता है। लेस कोरोना लॉस, क्योंकि यार देखो कोरोना लॉस इज प्रोपोर्शनल टू F + 25। तो फॉर डीसी इट इज प्रोपोर्शनल टू 25। ठीक है। नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है। नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टेंस या पावर एंगल। यार देखो वोल्टेज का जो एंगल होता है ना, वही स्टेबिलिटी के अंदर पढ़ा जाता है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। लेकिन डीसी के अंदर तो वोल्टेज का एंगल होगा ही नहीं। अगर वोल्टेज का एंगल होगा नहीं तो हमें पावर एंगल के बारे में पढ़ना भी नहीं है, हमें पावर एंगल के बारे में पढ़ना ही नहीं है। तो दैट इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर एंगल। अब ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काफी महंगा आता है और हार्मोनिक्स बनाता है ना, ये तो आप जानते हो, इसीलिए तो इतना सारा फिल्टर वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं। दूसरा, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर को रिएक्टिव पावर चाहिए होती है। मैंने बताया ना, रेक्टिफायर और इन्वर्टर दोनों रिएक्टिव पावर मांगते हैं एसी साइड से, इसीलिए हमने कैपेसिटर बैंक के बारे में बात की थी। दे नीड द रिएक्टिव पावर, और ये सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन पे काम आएगा, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। यार देखो अगर मान लो 1000 किलोमीटर जाना है तो महंगी कॉस्ट बर्दाश्त भी कर लें, लेकिन जहां एसी सस्ता पड़ रहा है वहां जबरदस्ती डीसी पे क्यों जाएं? ठीक है, क्योंकि डीसी में आपका रेक्टिफायर, इन्वर्टर, फिल्टर, कैपेसिटर बैंक, जाने क्या क्या लगता है, तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अब यार इतनी कॉस्टिंग अगर बढ़ रही है तो इसका फायदा तब होगा ना जब कुछ बड़ा काम करोगे, जब ज्यादा दूर ले जाना चाहोगे। तो देखो जब कॉस्ट कंपेयर करते हैं ना, तो एसी की टर्मिनल कॉस्ट ना के बराबर होती है, एसी की टर्मिनल कॉस्ट ना के बराबर होती है, डीसी की टर्मिनल कॉस्ट ज्यादा है। लेकिन डीसी में सिर्फ 2 ही वायर हैं, सिर्फ 2 ही वायर हैं मेरे भाई, एसी में 3 या 4 वायर रहेंगी। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ एसी की कॉस्टिंग ज्यादा तेजी से बढ़ती है एज कंपेयर टू डीसी। एसी में ज्यादा वायर्स हैं, तो वायर में कॉस्टिंग किस अनुसार होगी? जितनी लंबी वायर उतनी ज्यादा कॉस्ट। तो यहां 4 वायर अगर लग रही हैं तो उनकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगी एज कंपेयर टू 2 वायर, उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है। इसीलिए ये एक पॉइंट पे जहां इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन डिस्टेंस। ये अप्रोक्सीमेटली होता है 600 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, यानी यहां दोनों की कॉस्टिंग बराबर है। इससे ज्यादा डिस्टेंस के लिए डीसी सस्ता पड़ेगा और इससे कम डिस्टेंस के लिए बेटा एसी सस्ता पड़ेगा। तो
तो डिपेंडिंग अपॉन आपको कितने डिस्टेंस पे पावर भेजनी है, आप डिसाइड कर सकते हो वेदर यू वांट टू गो फॉर एसी और यू वांट टू गो फॉर डीसी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे फंडे समझ आए होंगे। इसमें न्यूमेरिकल बेटा एक ही जगह बनता है, वो कौन सी जगह है? वो जगह है आपकी करंट और पावर वाला। मैंने बताया ना, पहले करंट निकाल लेना, हाई से लो वोल्टेज जाएगा, फिर पावर वोल्टेज की पोलैरिटी देख के पता चलेगी, पॉजिटिव तो सेम डायरेक्शन एज करंट, नेगेटिव तो अपोजिट डायरेक्शन। बाकी 1 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सिस्टम के कंपोनेंट्स को लेके, एसी फिल्टर, डीसी फिल्टर, ये सब चीजों को लेके 1 मार्क क्वेश्चन भी आ जाया करता है। अब यार टाइम हो गया है क्विज का, टाइम हो गया है क्विज का, तो ट्रू एंड फॉल्स कराऊंगा, लेकिन आपको आंसर 15 सेकेंड्स के अंदर देना पड़ेगा। टाइमर चलेगा और आप जानते हो कि अगर आप दुनिया को बचाना चाहते हो तो बॉम्ब फटने से रोक लेना। कैसे रोकोगे? आंसर जल्दी देके। चलो, पहला, HVDC इज मोर इकोनॉमिकल एट स्मॉलर डिस्टेंसेस। क्या HVDC सस्ता पड़ता है कम डिस्टेंसेस पे? कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत इजी है। और यहां बम फटने वाला है भाई, एंड द टाइम इज अप। दिस इज फॉल्स, है ना। HVDC अभी हमने देखा सस्ता पड़ता है लेकिन लंबे डिस्टेंस पे। नेक्स्ट वन, HVDC सिस्टम हैज जीरो कोरोना लॉस। क्या HVDC का कोरोना लॉस जीरो होता है? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। एंड द टाइम इज अप। बहुत सही, बहुत सही भाई, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया। इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, HVDC सिस्टम डज नॉट रिक्वायर रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन या रिएक्टिव पावर सपोर्ट। कम ऑन, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? जल्दी बताओ। एंड द टाइम इज अप। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। देखो यार, रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही बात है। वोल्टेज कंट्रोल के लिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन बेटा रिएक्टिव पावर इज रिक्वायर्ड फॉर रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर। ठीक है, उसके लिए तो चाहिए ही ना आपको। तो मैंने इसीलिए रिएक्टिव पावर सपोर्ट लिखा था कि रिएक्टिव पावर की जरूरत तो पड़ती है बट लाइन में ना पड़ के एंड वाले रेक्टिफायर और इन्वर्टर में पड़ती है। इज दैट क्लियर? चलो, तो अब देखो मेरे भाई, HVDC के अंदर इतना ही हमें पढ़ना होता है, लेकिन अब अगर आपको मेरे और टॉपिक्स देखने हैं पावर सिस्टम के, जैसे प्रोटेक्शन और लोड फ्लो, तो इस लिंक पे चले जाना। इस लिंक पे बहुत सारी क्वेश्चन सीरीज भी प्रेजेंट है जो कि आपको प्रैक्टिस में बहुत हेल्प आउट करेंगी, आपका लेवल काफी हद तक रेज कर देंगी। तो ये लिंक यार संभाल के रखना, सिर्फ आप लोगों के लिए जनरेट किया है ताकि आप लोग बेस्ट वे में तैयारी कर पाओ। अब इसके अलावा यार इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक bit.ly/getlive, ये वीडियो बुक के अंदर यहां पे सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस, सारे सब्जेक्ट के PDF अरेंज सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर। तो बेटा एकदम एक नंबर कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, बहुत अरेंज फॉर्म में, कोर्स की फॉर्म में दिया जा रहा है। तो ये लिंक मत भूलना, ये जो 2 लिंक्स है ना, ये आपकी लाइफलाइन है, ये आपकी लाइफलाइन है अगर आप भी एक तगड़ी रैंक सिक्योर करना चाहते हो। इसके अलावा यार देखो, अगर प्लस पे आते हो और अंकित ESE कोड लगाते हो तो 1 ईयर का पड़ेगा 27,225, 1.5 ईयर 34,650 एंड 2 ईयर 39,600। बट बेटा इसके अंदर मिलेगा क्या? सारे टॉप एजुकेटर की लाइव क्लास, उनके डेली प्रैक्टिस पेपर, उनकी वीकली क्विज, उनकी टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच एंड डाउट क्लियरिंग। तो इतने सारे फीचर मेरे भाई एक सब्सक्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो इतना सब जब एक साथ मिल जाता है तो क्या होता है कि एक टॉप रैंक लाना थोड़ा सा इजी हो जाया करता है। और आइकॉनिक पे जाओगे तो अंकित ESE कोड लगाना, 1 ईयर का पड़ेगा बेटा 45,225 और 2 ईयर 66,600। इसमें आपको पर्सनल कोच, टीचर्स के साथ जूम कॉल करने का मौका, टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करने का मौका, स्टडी मटेरियल, विद इन द सेम डे डाउट क्लियरिंग, ये सारे फीचर आपको मिलते हैं अलोंग विद वट एवर यू गेट इन प्लस। प्लस में जो मिल रहा है वो तो मिलेगा, ऊपर इतना कुछ मिलता है कि एक एवरेज बच्चे को भी सही डायरेक्शन मालूम चलती है
कि कैसे तैयारी करनी है। इसके अलावा यार ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, तो आपको करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मुझे सर्च करके फॉलो कर लेना, ताकि जब जब मैं अनअकैडमी पे लाइव आता हूं आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आएगा। यू वोंट मिस इवन अ सिंगल क्लास ऑफ माइन। इसके अलावा ये है हमारी टीम का टेलीग्राम चैनल, बट मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल ये है t.me/gateair1। तो मेरे सारे लेक्चर के नोटिफिकेशन पीडीएफ बेटा आपको यहां पे मिलेंगे, तो ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इस चैनल को अगर ज्वाइन कर लोगे तो काफी सारे पीडीएफ, काफी सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अब हमारे अदर चैनल्स देखो, मैकेनिकल, सिविल, तेलुगु, एसएससी जेई, कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल जंक्शन, पाठशाला एंड जीएस टर्मिनल। अब यार इसके अंदर देखो, पाठशाला पे मिलता है आपको बेस्ट एनिमेटेड कंटेंट, जंक्शन पे आपको मिलता है सब्जेक्ट्स जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओपैम, एसएससी जेई के लिए एसएससी जेई और जीएस टर्मिनल, इनको फॉलो कर लो। पीवाईक्यूज के लिए बेटा गेट क्वेश्चन को, और अगर तेलुगु स्पीकिंग हो तो अनअकैडमी गेट तेलुगु को। सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और जैसा मैंने बोला था अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना। मैंने शुरू में ही बोला था अगर मजा आए पढ़ने में तो कमेंट करके जाना, तो कमेंट करना चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं आपके सबके कमेंट्स रीड करता हूं और देखने में बड़ा मजा आता है कि आप लोगों को क्या लगा क्या नहीं। और इस चैनल का वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के घंटी बजा देना, ताकि रेगुलर आपको नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू एवरीबॉडी एंड सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू।